खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा, हल्द्वानी 16 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण का वर्चुअली शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के बाद न केवल क्षेत्र के लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्र के किसानों को भी इसका बेहतर लाभ मिलेगा। मार्ग ठीक होने पर पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सड़क चौड़ीकरण के लिए केंद्रीय सड़क निधि से 54,98,790 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यहां सांसद अजय भट्ट ने निर्माण कार्य का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया। दिनेशपुर में कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए सीएम ने यह कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर 19 किलोमीटर 900 मीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। सड़क डबल लेन बनने के बाद यातायात सुगम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सड़कों को सुरक्षित, चौड़ी और सुगम बनाने के लिए संकल्पित है। सड़क का नेटवर्क मजबूत होने से गांव-गांव तक विकास की रफ्तार भी तेज होगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आज किलोमीटर 0 से लेकर 16 तक पुनर्निर्माण कार्य एवं मानूनगर, गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा, हल्द्वानी के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य के शिलान्यास के अवसर पर आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से जिन्होंने इस सड़क के लिए लगातार भारत सरकार में और राज्य सरकार में हर स्थान पर इसके लिए पैरवी करी और लगातार माननीय गडकरी जी ने जब अपनी प्राथमिकताएं उनसे पूछी तो उन्होंने पहले नंबर पर गदरपुर मटकोटा मार्ग की अपनी प्राथमिकताओं में उसको रखा। शिलान्यास के अवसर पर आप सबके बीच में आज जिनके विशेष प्रयासों से सड़क का आज शिलान्यास यहाँ पर हो रहा है, ऐसे हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, अनेक दायित्वों पर जिन्होंने काम किया है, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई आदरणीय अजय भट्ट जी। भाइयों बहनों, आज का यह अवसर पूरे हमारे गदरपुर क्षेत्र, रुद्रपुर क्षेत्र, मटकोटा क्षेत्र, दिनेशपुर क्षेत्र, हल्द्वानी क्षेत्र और साथ में बिलासपुर का भी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों के लिए एक पूरे तराई क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 20 किलोमीटर लंबे इस मानूनगर, गदरपुर से दिनेशपुर, मटकोटा होकर सीधे हल्द्वानी को जोड़ने वाले मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का आज हम यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सड़क के पूरा हो जाने पर, इस परियोजना के पूरा हो जाने पर इस क्षेत्र में यह आवागमन को आने जाने के लिए बहुत सुविधा यहाँ के सभी लोगों को होने वाली है। एक बड़ा क्षेत्र इससे हमारा आच्छादित होने वाला है। इससे कृषि के क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, पर्यटन, हमारे छात्र सभी को इसका लाभ होने वाला है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे एक गति मिलेगी। और ये मार्ग न केवल गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा, छतरपुर के बीच में आने वाले सभी कस्बों को सुगम यातायात से जोड़ेगा, गांवों को जोड़ेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के बिलासपुर तक के संपर्क। वहीं कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक रितु खंडूरी भूषण ने झंडा चौक से शहीद सम्मान यात्रा 2.0 को हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया। इस यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड में बन रहे सैन्य धाम के लिए हर शहीद के घर से मिट्टी एकत्र करना है, ताकि ये धाम वीरता और बलिदान का प्रतीक बन सके। इस दौरान वे शहीद गौतम कुमार के घर पहुंची और उनकी माता से मिट्टी लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की। रितु खंडूरी ने कहा कि शहीदों का बलिदान हमारी राष्ट्र चेतना का आधार है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी है। शहीद सम्मान 2.0 की आज शुरुआत कोटद्वार से हुई है। हमारे शहीद भाइयों को सम्मान देते हुए उनके घर से मिट्टी उठाई जा रही है। वो पवित्र मिट्टी उठाकर देहरादून के सैन्य धाम तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर हम अपने सैनिक भाइयों का सम्मान करने जा रहे हैं। कोटद्वार में शहीद गौतम हैं, जो कि आर्मर्ड रेजिमेंट से थे और 2023 में उन्होंने अपनी सर्वोच्च
बलिदान दिया था, शहादत दिया था, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और आज उनके घर तक हम पहुंच रहे हैं उस पवित्र मिट्टी को लेने के लिए जो हम देहरादून के सैन्य धाम तक पहुंचाएंगे। खटीमा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा के आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान के तहत जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोना मुख्य वक्ता रहे। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं संग उन्होंने पंडित दीनदयाल पार्क में उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में भगोना ने कहा कि उपाध्याय जी ने अंत्योदय की भावना से समाज को नई दिशा दी और प्रधानमंत्री मोदी ने उसी विचार को धरातल पर उतारकर अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया है। सारे देखते हुए कार्यकर्ताओं के साथ और हमने सिर्फ इनसे यही कहा है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच है उस सोच पर चलना है। उन्होंने इस देश को अंत्योदय की भावना पे चलने का हम लोग को बताया था। आज मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने उनकी सोच को पूर्ण करने का काम किया है। अगर अंत्योदय की भावना जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति उस तक सरकार की सुविधाएं पहुँचें, अगर ये फैसला किसी ने किया और उसको धरातल पर उतारने का काम किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सबसे बड़ी सोच थी कि इस देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं हो सकते। उस सोच को भी पूर्ण करने का काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया जब उन्होंने आर्टिकल 35A और 370 धारा को खत्म करने का काम किया। और भाजपा वरिष्ठ नेता और विधायक विनोद चमोली ने बेरोजगार संघ आंदोलन के दौरान राष्ट्रभक्त युवाओं से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने विपक्ष पर नकल, संरक्षण और विघटनकारी राजनीति का आरोप लगाया है। विनोद चमोली ने बताया कि उनकी सरकार ने 2017 से नकल और भर्ती घोटालों पर सख्त कार्रवाई की है। 120 लोगों को जेल भेजा और कठोर नकल कानून लागू किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आजादी के नारों पर चिंता भी जताई और कहा कि उत्तराखंड के युवाओं का ऐसी अराजक ताकतों से सतर्क रहना चाहिए। सरकार लोकतांत्रिक आंदोलनों का समर्थन करती है लेकिन विघटनकारी तत्वों पर सख्त कार्रवाई करेगी। नहीं, देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा पीछे की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले जो इस तरह के मामले आए थे वो पटवारी घोटाले में और दरोगा भर्ती घोटाले में आए थे जो कांग्रेस रिजीम में हुआ था। कांग्रेस ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। अगर उसको गंभीरता से लेते और उसी समय कड़े कदम उठाए जाते तो शायद आगे की प्रक्रिया रुकती और आगे ये सब स्थितियां नहीं होती। 2017 में हमारी सरकार आई, 2021 में मामले सामने आए, नकल के मामले। जैसे नकल का मामला सामने आया हम लोगों ने सख्ती की और परिणाम ये आया कि 120 के लगभग लोग जेल के शिक्षकों के पीछे गए, जिसमें तमाम IAS अधिकारी तक ऐसे लोग जो कि मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे हों, ऐसे लोगों को भी जेल में जाना पड़ा, जेल की हवा खानी पड़ी। और उसकी गंभीरता को समझते हुए हम लोगों ने एक नकल अध्यादेश लेकर आए, नकल के खिलाफ एक विधेयक लेके आए और आज वो एक बहुत सख्त कानून के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें हमने 10 करोड़ तक की उसमें जुर्माने की व्यवस्था की है और आजीवन कारावास तक की व्यवस्था की है। तो उसके बाद लगातार इस तरह की घटनाओं पर रोक लगी थी, लेकिन एक घटना वर्तमान में हुई है और इसको मैं घटना कहूंगा क्योंकि अभी तथ्य आने बाकी हैं और पुलिस अपने काम में लगी हुई है। जब तक फाइनल लिस्ट पर हम नहीं पहुंच जाते कि इसमें क्या कुछ हुआ, लापरवाही हुई है, कोई दो राय नहीं। इसमें आज मैं देख रहा था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है जो पर्चे को हल करने वाले थे उसके निलंबन हुए शायद आदेश हुए हैं। कुछ पुलिसकर्मियों का भी संभवतः निलंबन हुआ होगा कि जो परीक्षा केंद्र जहां लापरवाही हुई है उस तरह की कार्रवाई का कि जो नकल विरोधी कानून आया है बहुत सख्त से मुकदमा हम लोग ठीक दिशा में काम करें। लेकिन मुझे एक चिंता है, आज एक वीडियो मैंने देखा, उस वीडियो में कुछ ऐसे नारे लग रहे थे कि हमको चाहिए आजादी। या आपको ध्यान में अगर JNU में नारे लगे थे, कन्हैया कुमार जैसे लोगों ने लगाए थे, तो क्या उस तरह के लोग जो मानसिकता के लोगों के मूवमेंट का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं इस मूवमेंट में घुस गए क्या? तो हमारे उत्तराखंड का युवा राष्ट्रभक्त युवा है। तो उत्तराखंड में अभी तक हमारी जो हिस्ट्री रही है, हम लोग राष्ट्र के प्रति लॉयल लोग रहे हैं, राष्ट्र प्रेमी खून है हम लोग। हमारे बीच में कोई घुसकर अगर दिल्ली दूर पेकिंग नजदीक के नारे लगाने लग जाए, जो हमको आजादी की बात सिखाने लग जाए, तो हमारे युवाओं को सतर्क होने की आवश्यकता है। इस तरह के डिस्ट्रक्टिव सोच के लोग हमारे बीच में घुसकर इस आंदोलन का लाभ उठाकर हमारे प्रदेश में अस्थिरता न फैलाएं। हमारे प्रदेश क्योंकि बॉर्डर एरिया है, बहुत सेंसिटिव एरिया है,
पूरे देश के लिए चुनौती बन सकता है। इसलिए बचने का प्रयास करें और अपने आंदोलन को, जो हमारे लोकतांत्रिक तरीका है, और अपने आंदोलन देशभक्त आंदोलनकारी की तरह, एक देशभक्त क्रांतिकारी की तरह अपने आंदोलन को आगे। हरिद्वार में विश्व मानक दिवस के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वाधान में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि मानक गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं की गारंटी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मानक उपभोक्ताओं की सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती दोनों के लिए जरूरी है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने युवाओं को गुणवत्ता और मानव के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। वहीं बीआईएस अधिकारियों ने वन नेशन वन स्टैंडर्ड और वोकल फॉर ग्लोबल की अवधारणा को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। भारत मानक ब्यूरो ने मानक महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें सभी औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक इकाइयां, कॉलेज के छात्र छात्राएं और अन्य जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबके बीच में चिंतन मंथन है। और उसके माध्यम से जो निकलेगा, जो एसडीजी गोल का 17वां कारक है, उसके निमित्त क्या कर सकते हैं, वो जो साझा दृष्टिकोण है सतत विकास लक्ष्य का, उस पर सबकी जो साझेदारी हो सकती है, उस पर चिंतन मनन होगा। मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ मानक ब्यूरो। मानक ब्यूरो के कार्यक्रम में मैं पहुंची ही नहीं हूं, बल्कि अपने उद्योगपतियों का उत्साह देखकर प्रसन्न भी हूं। जिस तरह से आज ये वर्कशॉप प्रारंभ हुई है, इसके अनेकों सत्रों में अनेक नवाचार की, अनुसंधान की और सबसे बड़ी बात गुणवत्ता की, पर्यावरण की रक्षा करते हुए होते उत्पादों की जो कार्यशाला यहाँ, वो मानक महोत्सव का एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय करेगी। सतत विकास के लक्ष्य को तय करने के लिए जो वैश्विक साझेदारी की बात हो रही है, उस बात से हम और आगे बढ़ेंगे। हमारा देश उन्नति की तरफ बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, उस पर भारत का प्रत्येक नागरिक जागरूक हो रहा है, कार्य करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे मानकों पर हमारी जनता का विश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे विश्व में हमारे। वहीं उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जहां इस मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है, वहीं सरकार ने जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में SIT का गठन किया है। लेकिन कांग्रेस और आंदोलनरत युवाओं ने इसे गलत बताते हुए CBI जांच और 1 माह के भीतर पुनः परीक्षा करवाने की मांग उठाई है। इस पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा युवाओं के हित में काम करती रही है और SIT का गठन और भर्ती प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। देखिए, हमारी उत्तराखंड की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए जो अच्छा हो सकता है वो सब किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष और कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो कहीं न कहीं नौजवान साथियों के साथ कुठारघात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरह की मांग कर रहे हैं। CBI जांच से, क्योंकि अभी हजारों सरकारी भर्तियां हमारे उत्तराखंड राज्य में पाइपलाइन में हैं, जो जिनकी परीक्षाएं आयोजित होनी हैं, और हजारों नौजवान साथियों को भी सरकारी नौकरियां उत्तराखंड राज्य में प्राप्त होनी हैं। जो लगातार रात दिन हमारे नौजवान साथी मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर CBI जांच की जो बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका बुरा चाहते हैं। सबको मालूम है, उन बेरोजगार नौजवान साथियों को भी मालूम है, पूरे उत्तराखंड की जनता को मालूम है कि अगर CBI जांच की जो बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भर्ती प्रक्रियाओं को बाधित करना चाहते हैं। और उत्तराखंड राज्य में भर्ती प्रक्रिया बाधित होगी तो निश्चित रूप से नौजवान साथियों का ही बुरा होगा। इसलिए सरकार नौजवान साथियों के लिए जो सबसे अच्छा हो सकता है उनके भविष्य के लिए।
वहीं यूके SSSC पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी खालिद मलिक पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। गिरफ्तारी के बाद अब सुल्तानपुर में उसके परिवार द्वारा किए गए अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की गई है। लक्सर SDM सौरभ असवाल और SP देहात शेखर सुयाल के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी जमीन पर बनी दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को JCB से हटवा दिया है। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने भी स्वीकार किया कि गलत काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कानून का पालन जरूर होना चाहिए। यहाँ पर सुल्तानपुर में PWD की रोड है, यहाँ पर अतिक्रमण चिन्हीकरण किया गया और क्योंकि 1-1 मीटर और ज़्यादा गिर रखी थी और जितना हमने और यहाँ पे आज नाप छपाई की थी तो वो सब हटाया गया अतिक्रमण और अभी भी लगातार ये अतिक्रमण अभियान। वहीं खटीमा में क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक का आयोजन ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा की अध्यक्षता में हुआ है। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य मुख्य अतिथि रहे, जबकि विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने बिजली, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, सिंचाई और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा और समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया गया है। परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी ने कहा कि अगली बैठक से पहले अधिकतर मुद्दों का निस्तारण किया जाएगा। प्रथम बैठक थी ब्लॉक के एजेंडे द्वारा सभी यहाँ के ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत और हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहे और आज के इस बैठक में जिले के अधिकारी भी उपस्थित रहे और सभी ने अपने सुझाव और अपने प्रस्ताव दिए जिस पर कार्रवाई होगी। तो विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और अभी एक नई शुरुआत है। सभी लोगों ने जनप्रतिनिधियों ने मिलजुल कर अपने गाँव और अपने क्षेत्र को जो है विकास से जोड़ने का काम। आज हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य की जो BDC की बैठक थी, पहली बैठक थी और यहाँ पर सभी विभागों से लगभग हमारे अधिकारी आए हुए थे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे आज पहली बैठक में आए हैं और उनको सभी संबंधित अधिकारियों को कह दिया गया है कि इनको जल्द से जल्द इनका समाधान करिएगा और हम लोग सारी समस्याओं में कोऑर्डिनेट करते रहेंगे आपस में और आगे बढ़ाएंगे विकास को विकास कार्य हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि आज खटीमा विकासखंड में खटीमा क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया और इसमें उपस्थित रहे हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, इसमें उपस्थित रहे श्री अजय मौर्य जी। इसके अतिरिक्त हमारी जो क्षेत्र पंचायत प्रमुख हैं श्रीमती सरिता राणा जी, वो यहाँ पे उन्होंने अध्यक्षता की। इसके अलावा श्रीमती भागीरथी राणा जी जो ज्येष्ठ प्रमुख थी और श्री गौरव नेगी जो कनिष्ठ प्रमुख थे वो इसमें उपस्थित रहे और इसके अतिरिक्त भी सभी जितने माननीय ग्राम प्रधान हैं और माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं सभी की इसमें उपस्थिति रही है और बड़े हर्ष का विषय है कि सभी बड़े उत्साही तरीके से सबने इसमें भाग लिया और सभी ने अपने क्षेत्रों की जो समस्याएं थी उन सब का यहाँ पे समाधान करने का प्रयास हमारे जितने जिला स्तर से अधिकारी आए हुए हैं उनके द्वारा किया गया है और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं को यहाँ पे रखा गया है। क्षेत्र पंचायत की जो बैठक होती है ये बहुत अच्छा फोरम है जिसके तहत हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के चयन किए हुए जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपनी समस्याओं को रखते हैं और जनपद स्तर के जितने जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं वो सब यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो उनके माध्यम से जो भी समस्या आती है वो आने वाली अगली बैठक से पहले ही उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जितने जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे उनको कहा गया है कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर में जो त्वरित समाधान जिन समस्याओं का होना है वो अपने क्षेत्र में जाके उन समस्याओं का समाधान। वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी वाहनों के नैनीताल नगर में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद हाल ही में हुई चालानी कार्रवाई से टैक्सी चालक आक्रोशित है। नैनीताल टैक्सी चालक संघ ने तल्लीताल में बैठक कर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। यूनियन अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि नगर के वाहनों पर भारी चालान किए जा रहे हैं जबकि बाहर से आने वालों पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि टैक्सी चालकों की रोजी रोटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन प्रदेशव्यापी होगा। मेरा मुद्दा एक ही है कि जो टीवी नंबर की गाड़ियां हैं, मैं बाहर से कस्टमर लेके आता हूँ तो मुझे कहाँ तक जाना है, अगर कस्टमर को मुझे कहाँ तक ड्रॉप करना है, अगर कस्टमर का होटल बुक रहता है तो मुझे होटल तक छोड़ने की परमिशन दी जाए। सबसे पहले मेरा मुद्दा है कि होटल पिकअप एंड ड्रॉप का दिया जाए, चाहे वो टीवी नंबर हो, TL नंबर की गाड़ी हो। या प्रशासन से मेरा निवेदन है, जब बाहर की गाड़ियाँ आ सकती तो हमारी भी गाड़ियाँ मार रोड जा सकती हैं। जब हरियाणा, दिल्ली, बिहार इन जगहों से आ सकती है तो उसमें हमारी भी गाड़ियाँ जा सकती हैं, हमें भी इजाज़त दिया जाता है।
मार रोड पर हम खड़ी नहीं करेंगे। सिर्फ ये पिकअप एंड ड्रॉप के लिए मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा तो इसमें वो सोचा जाए। उसके बाद अगर ये हमारी बात नहीं मानते तो हफ्ते भर के अंदर मैं सारे टैक्सियों को हम कॉमर्शियल टैक्सी अपनी सारी खड़ी कर। नैनीताल दुर्गा पूजा महोत्सव कमेटी के तत्वाधान में इस वर्ष 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा महोत्सव बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाएगा। आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कानपुर से आए मूर्तिकार उपाध्यक्ष त्रिभुवन फटियाल के संयोजन में मां दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के अंतिम रूप दिए जा रहे हैं और मूर्तिकार प्रेम ने बताया कि बांस की खपच्चियों और धान के भूसे के साथ गंगा की चिकनी मिट्टी उपयोग करके मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इसमें बांस की ढांचा बनती हुई है, उसके बाद घास की बॉडी बनाई जाती है सबसे पहले, उसके बाद मिट्टी से इसको बनाई जाती है। ये प्योर मिट्टी की मूर्ति होती है। उसके बाद इसमें कलर होती है, कपड़े पहनाए जाते हैं। कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ये मिट्टी अलग आती है। इसको मिट्टी कई प्रकार के होते हैं, 6-7 प्रकार की मिट्टी लगती है इसमें। जी, इस बार 28 सितंबर से यानी षष्ठी से माँ भगवती की और माँ नैना देवी परिसर में भगवती का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। और इस बार एक विशेष जो हमारा जो आकर्षण इस बार ये रहा है कि जो मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों के लिए हमने विशेषकर जो बंगाल से कलाकार हैं, बंगाल से मूर्तिकार हैं। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने शिक्षा विभाग की आउटसोर्सिंग भर्तियों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के 2300 पदों और महाविद्यालयों में 140 सहयोग प्रशिक्षकों की भर्तियों के लिए बाहर की एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर रिश्वत लेने का ऑडियो वायरल होने के बावजूद विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सेमवाल ने मांग की है कि इन भर्तियों पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में लगभग 2360 पदों पर 4th क्लास की भर्तियां आउटसोर्स के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा लगभग 125-30 से अधिक भर्तियां योग प्रशिक्षकों की है जो महाविद्यालयों में तैनात हो रही हैं। ये भर्तियां भी आउटसोर्स एजेंसी को दी गई हैं और ये सारी एजेंसियां उत्तराखंड से बाहर की। वहीं हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के कटारपुर गांव में आपसी विवाद के दौरान एक युवक अर्जुन को सिर में गोली मार दी गई। विवाद रविदास मंदिर के पास कुछ लड़कों के बीच शुरू हुआ और देखते ही देखते बढ़ गया। गांव का अनुज अर्जुन पर देसी तमंचे से फायर कर घायल कर दिया और अर्जुन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया, जिसके बाद उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ये दो पक्षों का लड़ाई झगड़े में जो कि कटारपुर निवासी अर्जुन, जिसको इमरजेंसी में लाया गया है, अभी इनको गोली लगी है। जिसने गोली मारी है अनुज नाम, वो भी कटारपुर से ही है। बता रहे हैं कि दोनों के बीच में आपसी लड़ाई झगड़े में आक्रोश में आके उसने गोली चला दी, जिसमें इनको इंजरी हुई। सोशल मीडिया पर तमंचा लहराकर हीरो बनने की कोशिश कर रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्यामपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि कांगड़ी क्षेत्र में एक युवक हथियार के साथ रील बना रहा है। पुलिस ने रात भर की कार्रवाई में 19 वर्षीय राज को दबोच लिया है। उसके पास से 315 बोर का तमंचा और रील बनाने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल भी बरामद हुआ है। वहीं हरिद्वार में स्वराज सेवा दल ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष रमेश जोशी ने आरोप लगाया है कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी है और आम नागरिकों की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने BHEL द्वारा निजी स्कूलों को जमीन उपलब्ध कराने पर सवाल उठाए हैं और बिना मानकों के चल रहे स्कूलों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये पूंजीपतियों की सरकार जो स्कूल और अस्पतालों को सरकारी जमीन दे रही है और हमारे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के घरों को तोड़ने का काम कर रही है। तो आज हम जिलाधिकारी महोदय से ये पूछने आए हैं कि बताइए उस स्कूल पे किसकी मेहरबानी है, किस मंत्री की, किस पूंजीपति की मेहरबानी से उसको BHEL जमीन दे रहा। BHEL ने हमारे लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा, उस स्कूल को जमीन कैसे दे दी। हम पूछने आए हैं क्यों जमीन उस। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।